हेलो एंड नमस्ते ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ वीरेन माधवा फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम आपके लिए एक और न्यू टॉपिक वाइज वीडियो के साथ हाजिर हैं। इस बार हम चैप्टर नंबर 3 का टॉपिक 3 दैट इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी, रिलैक्सेशन टाइम एंड टेम्परेचर कोएफिशिएंट के बारे में बात करने वाले हैं। इस सीरीज में हम आपके लिए ऐसे 5 क्वेश्चन लेके आते हैं, जैसे आप अगर सॉल्व कर ले तो आपका पूरा टॉपिक का रिवीजन हो जाता है। इस वीडियो को देखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है, फटाफट से बच्चों क्या कर लो, आप वीडियो को पॉज करो। आप इस वीडियो का जो आपको सामने 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं उनका स्क्रीनशॉट लो। पहले आप उसको खुद से ट्राई करो, क्योंकि जब तक हम खुद से सॉल्व नहीं करेंगे तब तक फिजिक्स होगी नहीं। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में दिक्कत इसीलिए आती है क्योंकि सॉल्विंग प्रैक्टिस नहीं है। एक टाइम ऐसा आएगा जब हमारी टॉपिक वाइज वीडियोस के साथ आप कंटिन्यू करते रहेंगे एंड एक टाइम आएगा जब आप सारे क्वेश्चंस खुद से सॉल्व कर लोगे, बस आपको मेरे साथ आंसर चेक करने की जरूरत पड़ेगी। तो फटाफट से वीडियो पॉज करें, क्वेश्चन को सॉल्व करें, उसके बाद मेरे साथ आप फॉलो अलोंग कर सकते हैं। मैं ये मान के चलता हूं कि आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के इस टॉपिक की थोड़ी बहुत जानकारी है। हम क्या क्या चीजें कवर करेंगे, कौन सी फॉर्मूला इस लेक्चर के लिए वैलिड है, वो मैं आपको पहले समझा दूंगा, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। ठीक है, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट। चलिए, सबसे पहले तो बात करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी की, फिर रिलैक्सेशन टाइम आता है एंड उसके बाद टेम्परेचर कोएफिशिएंट। देखो कुछ फॉर्मूलाज जो आपके इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए वैलिड है। सबसे पहले रेजिस्टेंस का एक फॉर्मूला होता है एम एल अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ ए, जहाँ पे एम इज मास, एल इज लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एन इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अच्छा, एन बहुत इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम होता है। ई क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है। जो टाउ है दैट इज योर रिलैक्सेशन टाइम, जो टाउ है आपका वो आपका रिलैक्सेशन टाइम है। ठीक है, और जो एरिया है आपकी वो क्रॉस सेक्शनल एरिया है। बराबर, एक रेजिस्टेंस का और एक फॉर्मूला होता है रो एल बाई ए, वो भी आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, रो जो होता है उसे हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं या रेजिस्टिविटी भी कहते हैं। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए, दैट इज एल और ए हट जाएगा, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। ये कुछ फॉर्मूलाज आप लोग को इस लेक्चर से पहले पता होने चाहिए। स्मॉल एन इंपॉर्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, अच्छा, तो हमें ड्रिफ्ट वेलोसिटी का भी फॉर्मूला पता होना चाहिए। करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में एक रिलेशन होता है, आई इज इक्वल टू वी ना, वी डी ई एन ए। वी डी इज योर ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट आपका जो करंट कंडक्टर में फ्लो कर रहा है वो। E इज योर इलेक्ट्रॉन का चार्ज, N इज योर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एंड A इज योर क्रॉस सेक्शनल एरिया। अच्छा, टेम्परेचर कोएफिशिएंट की बात भी करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज या डिक्रीज करने से हमारे रेजिस्टेंस पे भी इफेक्ट होता है। कौन कौन लोगों के रेजिस्टेंस पे इफेक्ट होता है, एक कंडक्टर्स और एक सेमीकंडक्टर्स। एलॉयज पे बहुत कम इफेक्ट होता है। ठीक है, सो वो जो इफेक्ट है अगर आपको उसे पढ़ना है तो एक फॉर्मूला होता है आर इज इक्वल टू आर नॉट इंटू 1 + अल्फा डेल्टा टी। यहाँ पे आर फाइनल है, आर नॉट इज योर आर इनिशियल, अल्फा इज योर टेम्परेचर कोएफिशिएंट एंड डेल्टा टी इज योर चेंज इन टेम्परेचर। ये फॉर्मूलाज अगर आपको आती है तो आप ये लेक्चर को आराम से अच्छे से समझ लेंगे। थोड़ा कैलकुलेशन भरा लेक्चर होने वाला है बट ठीक है, लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अज्यूमिंग दैट देयर इज 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम ऑफ कॉपर। अच्छा, इधर मैं एटम लिखता हूं, इधर मैं इलेक्ट्रॉन लिखता हूं। हमें कहा गया है कि एक कॉपर एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, ऐसा बोला है। ठीक है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। हमें टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स बताने हैं 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉपर में। तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉपर में, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। अच्छा, हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। अगर मैं नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा। और एक चीज दी आपको, डेंसिटी, दैट इज 8.9 इंटू 10⁻³ kg/m³। अच्छा, आपको वॉल्यूम गिवन है 1 मीटर क्यूब और आपको डेंसिटी गिवन है 8.9 इंटू 10⁻³ kg/m³। अच्छा, आपके पास डेंसिटी, आपके पास वॉल्यूम है, तो आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो,
डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम से आप मास ऑफ कॉपर निकाल सकते हो कि 1 मीटर क्यूब कॉपर अगर आपने लिया तो कितना मास होगा, तो निकाल लेते हैं। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। कॉपर खरीदना भी चाहिए, बहुत अच्छा उड़ रहा है अब आजकल। साइंस वाले हैं बट थोड़ी बहुत नॉलेज तो होनी चाहिए। चलिए, मास अपॉन वॉल्यूम। ओ हो, मास आपको क्या मिल रहा है, 8,900 किलो का मास कॉपर हमारे पास हो, तो इतना मास हमारे पास है और कॉपर का एटॉमिक वेट दिया है। अच्छा, हमारा मोटिव क्या है, हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालने हैं। जैसे ही मैं नंबर ऑफ एटम्स निकाल लूंगा तो मुझे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। मुझे ये दिख पा रहा है कि जितने नंबर ऑफ एटम्स होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, क्योंकि हर एक कॉपर एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है, ऐसा क्वेश्चन कहता है। सो अब नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट किया जाए, केमिस्ट्री की एक बहुत ही प्रसिद्ध फॉर्मूला है, दैट इज मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल्स टू n अपॉन एवोगैड्रो नंबर। नंबर ऑफ मोल्स की फॉर्मूला है। क्या हमें मास पता है? यस, हमें मास पता है, 8,900 kgs है। क्या हमें मॉलिक्यूलर मास पता है? ऑफ कोर्स हमें पता है, देखो 63.5, ये ग्राम्स में होता है, तो आप इसको केजी में लिखने के लिए 10⁻³ लिख लो, ठीक है। और इज इक्वल्स टू n अपॉन एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर भी हमें पता है 6.022 इंटू 10⁻23 होता है। सामने लेके जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का, नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट कर लेंगे, 8900 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 होल अपॉन 63.5 इंटू 10⁻³ ठीक है, बराबर है। इतना आप लोग ये लिख सकते हो। अब देखो, ये 10⁻³ है, ये 10⁻23 और ये 100, बराबर। तो कुल मिला के इधर आ जाएगा 10⁻28। कैसे? देखो, 23 ऊपर, -3 ऊपर गया तो 26 हो गया, और ये 2 28 हो गए। अब 89 6.022 और ये करना है तो 8 पॉइंट समथिंग में आंसर आएगा, जो 8.44 इंटू 10⁻28 के अराउंड आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज योर नंबर ऑफ एटम्स जितने 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉपर में है। 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉपर में कितने एटम्स हैं वो आप लोग यहां से निकाल सकते हैं। अब यार, हमें एटम्स पता चल गए, ठीक है, और हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो या सीधा दिमाग लगा सकते हो, राइट। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन 1 मीटर क्यूब ऑफ कॉपर इज 8.44 इंटू 10⁻28। इतने इलेक्ट्रॉन्स आप लोग को देखने को मिलेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। आई गेस आप लोगों को क्लियर है। सबसे पहले वॉल्यूम दिया था, डेंसिटी दिया था, तो हमने मास कैलकुलेट कर लिया। मास कैलकुलेट करने के बाद नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू n अपॉन Na, एंड वहां से n की वैल्यू निकाली। जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उतने ही एटम्स हैं, एटम्स मिल गए तो इलेक्ट्रॉन्स भी उतने ही होंगे। डन है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमें रिलैक्सेशन टाइम फाइंड करना है, ठीक है। रिलैक्सेशन टाइम आपको फाइंड करना है एंड मीन फ्री पाथ आपको फाइंड करना है एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। गिवन रेजिस्टिविटी ऑफ कॉपर आप लोग के पास है, नंबर डेंसिटी है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी है, मास ऑन इलेक्ट्रॉन भी है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है। ये सारी चीजें आप लोग गिवन है। अच्छा, सबसे पहले रिलैक्सेशन टाइम का मतलब क्या होता है? टाइम टेकन बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव कोलिजन, मतलब 2 लोगों के बीच में कोलिजन होने में कितना टाइम लग रहा है उसको रिलैक्सेशन टाइम बोलते हैं। और फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ नहीं बोलेंगे, फ्री पाथ, तो 2 कोलिजन के बीच में कितना डिस्टेंस है उसे फ्री पाथ कहा जाता है। उसको हम लैम्बडा से डिनोट करते हैं। अच्छा, हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। हमें रेजिस्टिविटी गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁻8, ठीक है। हमें नंबर डेंसिटी गिवन है, नंबर डेंसिटी मतलब स्मॉल n का वैल्यू गिवन है 8.5 इंटू 10⁻28। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन भी आप लोगों को गिवन है, जो कि 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दिया हुआ है। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी आपको गिवन है 9.1 इंटू 10⁻31, एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी गिवन है 1.6 इंटू 10⁻4 मीटर पर सेकेंड। सारी वैल्यूज तो अपने पास है ही। अब देखो, हमें सबसे पहले रेजिस्टिविटी का मैंने आपको अभी एक ऊपर फॉर्मूला लिखवाया। क्या होता है रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला, बोलिए।
m अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ, राइट, m अपॉन एन ई स्क्वेयर टाउ होता है। हमें m पता है, हमें n पता है, हमें e पता है, हमें रो पता है, हमें बस टाउ निकालना है। देखो सारी वैल्यूज गिवन है, बस यू हैव टू फाइंड रिलैक्सेशन टाइम। सो टाउ की वैल्यू हो जाएगी m अपॉन एन ई स्क्वेयर रो। देखिए m की जगह पे आप मास ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखेंगे 9.1 इंटू 10⁻⁻31। n की जगह पे आप लिखेंगे 8.5 इंटू 10⁻28। ध्यान देना यूनिट्स बराबर है कि नहीं। देखो सारे ऐसा यूनिट्स है ना, मीटर क्यूब, रो मीटर, केजी, कोलम, मीटर पर सेकेंड, यस सारे ऐसा यूनिट्स है, वरना चेंज करना पड़ता है। इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का स्क्वायर इंटू रो है आपका 1.7 इंटू 10⁻⁻8। पहले 10 की पावर में माइनस में क्या बचता है वो देखते हैं। पहले इसके अलावा वाले जो नंबर्स है वो लिख लेता हूँ। 8.5, अच्छा 1.6 का स्क्वायर 2.56 हो जाएगा, तो इधर 2.56, इधर 1.7, कैलकुलेशन ही है और तो कुछ नहीं है। 10 की पावर में क्या बचता है वो देखते हैं, चलिए। दिस इज -31, दिस वुड बी -38, 19 टू 38 होता है, ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 7 बचेगा। ये -8 ऊपर जाएगा तो 10 की पावर 15 बचेगा, और नीचे 10 की पावर 28 है, मतलब 10 की पावर -13। 1/2, मतलब ये इसका मेरे पास फाइनल आंसर बता है मुझे, तो वो मैं लिख लेता हूँ 2.46 इंटू 10⁻⁻14 सेकेंड्स। ठीक है, सो ये आपका जो है रिलैक्सेशन टाइम वो आपको मिल जाएगा। बराबर, इस तरीके से आप रिलैक्सेशन टाइम निकाल सकते हैं। फॉर्मूला में सिर्फ वैल्यूज पुट करनी थी। अब देखो फ्री पाथ कैसे निकालते हैं। फ्री पाथ इज बेसिकली डिस्टेंस बिटवीन टू कोलिजन्स। डिस्टेंस का फॉर्मूला आप लोग को पता है क्या होता है, बोलिए, बहुत बचपन से सीखते आ रहे हैं डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है। तो फ्री पाथ लैम्बडा इज योर डिस्टेंस इनटू टाइम। ठीक है, सो सॉरी, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम होता है। डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम। अच्छा, इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कंडक्टर के अंदर किस स्पीड से ट्रैवल कर रहे होते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहे होते हैं। तो इधर आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिखेंगे और टाउ एवरेज लिखेंगे। अच्छा, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी गिवन है, कितनी गिवन है देखो 1.6 इंटू 10⁻⁻4, और आपको टाउ एवरेज भी गिवन है 2, मतलब टाउ एवरेज हमने निकाल लिया। टाउ इज अवर रिलैक्सेशन टाइम, वो भी निकाल लिया, एवरेज नहीं। सो 10⁻⁻14 दैट इज इन मीटर -14। तो 10⁻⁻4 10⁻⁻14 को मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻18 आ जाएगा। 2.4 को आप 1.6 के साथ मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो 2.5 ले लेता हूँ मैं इसको एक तरीके से, और 1.6, सो 1.6 1.6 और 3.2 और 8, तो 4, तो 4 से थोड़ा सा कम आएगा आंसर। ठीक है, तो 3.98 समथिंग अप्रॉक्स मेरे हिसाब से आना चाहिए। आप एक बार फाइनल कैलकुलेशन चेक कर लेना, राइट। मैं थोड़ा आपका टाइम वेस्ट ना हो, वीडियो थोड़ी लंबी ना हो, इसलिए कि आपका जो अटेंशन है वो बना रहे। सो अकॉर्डिंगली इतना आंसर आएगा। हमें कंसेप्ट पे फोकस करना है। ठीक है, तो ये वाला, दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, सो दिस इज योर लैम्बडा या फ्री पाथ। फ्री पाथ मतलब डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कोलिजन्स। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थर्ड वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। पहले जो जो वैल्यूज गिवन है वो अच्छे से लिख लेते हैं। करंट ऑफ 1 एम्पियर, सो आपके पास करंट का वैल्यू है 1 एम्पियर, इज फ्लोइंग थ्रू अ कॉपर वायर ऑफ लेंथ 0.1 मीटर। तो आपके पास लेंथ है 0.1 मीटर। क्रॉस सेक्शनल एरिया गिवन है 1 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर। बस इतना गिवन है आप लोगों को। अब आपको फर्स्ट क्या कैलकुलेट करना, अच्छा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी गिवन है। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी गिवन है रो 1.7 इंटू 10⁻⁻8। फर्स्टली आपको देखो क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर वी इज इक्वल्स टू आई आर, ओम्स लॉ। यस, हमें पता है। करंट तो हमारे पास है, तो अगर मैं रेजिस्टेंस निकाल लूं तो मुझे पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। और हमें रेजिस्टेंस का फॉर्मूला भी तो पता है, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाई ए। देखिए चैप्टर 3 में से बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल क्वेश्चंस नहीं बन सकते। चैप्टर 3 में से जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकते हैं वो ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज वाला जो टॉपिक है उसमें से बन सकते हैं, और एल्स कैलकुलेशन, किरचॉफ लॉज, यही सारी चीजें बहुत ज्यादा पूछी जाती है। ठीक है, तो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए ले लेते हैं। रो की जगह पे 1.7 इंटू 10⁻⁸,
एल की जगह पे आप 0.1 लिखेंगे और एरिया की जगह पे आप लोग 1 इंटू 10⁻⁻6 लिख लेंगे। सो यहाँ से देखो यार आपको आर की वैल्यू मिल जाएगी, आर की वैल्यू आप लोगों के पास आ जाएगी, दैट इज 10 कितना हुआ, ये -6 हुआ, ऊपर जाएगा 10⁻², तो 10⁻³ सो आर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1.7 इंटू 10⁻³ ओम। हमें आर थोड़ी निकालना था, हमें तो पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। सो पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, आई आर। सो V इज इक्वल टू आई आर करेंगे, आई की जगह 1 डालेंगे, 1.7 इंटू 10⁻³ करेंगे तो आपको मिल जाएगा पोटेंशियल, दैट इज V। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल आ गया। नेक्स्ट सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है डिटरमाइन द करंट डेंसिटी ऑफ द वायर। करंट डेंसिटी क्या होता है, किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, J से रिप्रेजेंट किया जाता है, और करंट डेंसिटी को हम I/A से भी डिनोट कर सकते हैं। तो सेकेंड बात अपना वही है कि हमें J कैलकुलेट करके बताना है, और J जो होगा हमारा वो I/A होगा। तो J की जगह पे अपने I/A लिख लेते हैं, बराबर है I की जगह पे 1 लिख लेते हैं, और एरिया की जगह पे आप लोग क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है उसको लिख लोगे, दैट इज 1 इंटू 10⁻⁻6, राइट। क्रॉस सेक्शनल एरिया लिख दिया तो आपके पास J मिल जाएगा, बराबर है 10⁻6। अब जो J है दैट इज करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी का यूनिट क्या होता है, करंट अपॉन एरिया, है ना, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। सो दैट इज योर करंट डेंसिटी J। थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं अपने फटाफट से। इफ देयर बी 1 फ्री इलेक्ट्रॉन पर एटम इन कॉपर देन डिटरमाइन द ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। वाओ, दिस इज थोड़ा सा, वाओ तो नहीं बोलेंगे बट थोड़ा कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन है। अब सबसे पहले तो आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी पूछी गई है, बराबर, ओके, एंड ये गिवन है कि एक फ्री इलेक्ट्रॉन है हर एक एटम में। सबसे पहले ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है वो समझना पड़ेगा, थोड़ी जगह बना लेते हैं, ये वाला जो क्वेश्चन है उसको नीचे भेज देते हैं, जस्ट अ सेकेंड। पहले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल के बतानी है ना, इसको पहले हटाऊं, नीचे लेके आ जाता हूँ, ओके। चलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, थर्ड पॉइंट। अब ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमें एक इक्वेशन पता है, I इज इक्वल टू वी ना, बराबर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, दैट इज I/E/NA, ओके, दैट्स गुड। स्मॉल n क्या होता है यहाँ पे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद इन पर यूनिट वॉल्यूम, इन पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। सो I/E इधर आएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, और A। ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि वॉल्यूम 1 मीटर क्यूब है, लेट अस अज्यूम कि जो हमारा वॉल्यूम है वो 1 मीटर क्यूब है, मैंने ऐसा माना है, मैं कोई दिक्कत नहीं है। हम 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो निकाल के आएंगे, जैसे अभी हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, पूरा सेम वही है, कोई टेंशन का बात नहीं। तो अगर मैं वॉल्यूम को 1 मान लूँ तो जो मेरी ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बच्चा लोग, E कैपिटल N और A। क्या मेरे पास I है, ऑफ कोर्स। क्या मेरे पास E है, हाँ हमें E तो पता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्या मेरे पास A है, यस। क्या मेरे पास मेरे बच्चों का फोकस है, ऑफ कोर्स, ठीक है। तो अभी हमें N निकालना है, कैपिटल N। ये कैसे निकालेंगे, जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया सेम वही करना है और कुछ नहीं। कैसे किया था फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मैंने वॉल्यूम 1 माना है, राइट, तो डेंसिटी मास के बराबर हो जाएगी। आपको डेंसिटी क्वेश्चन में गिवन है, सेम पूरा वही है एकदम, राइट। मास आपको मिल गया, क्या पिछला क्वेश्चन में भी यही था, देखो एक बार फर्स्ट क्वेश्चन में, हाँ पूरा देखो, 8.9 इंटू 10⁻³ आप कॉपी कर सकते हो पूरे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज 8.44 इंटू 10⁻28, पूरा सेम है। फिर भी लिख देता हूँ आपके लिए मैं इधर, मास मिल गया, फिर हमने किया मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास इज इक्वल टू N अपॉन एवोगैड्रो नंबर। मास की जगह पे 8900, मॉलिक्यूलर मास की जगह पे 63.5 इंटू 10⁻³ N आपको कैलकुलेट करना है, एवोगैड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23, ठीक है। तो यहाँ से आपने ने N निकाला था ऊपर से 8.44 इंटू 10⁻28, सही लिखा है, एक बार कंफर्म वापस कर लेता हूँ, ओके। सो दीज आर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
दैट आई फाउंड, एक्चुअली में नंबर ऑफ एटम फाइंड किया है, बट हमने क्वेश्चन में देखा हर एक एटम के लिए एक इलेक्ट्रॉन है, तो इतने एटम के लिए इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। अब ये वैल्यू हमें इधर सब्स्टिट्यूट करनी है। सो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इक्वल टू करंट, देखो भाई करंट 1 एम्पियर दिया है, होल अपॉन ई की जगह पे 1.6 पॉइंट सिक्स इंटू 10⁻⁻19, कैपिटल एन की जगह पे 8.44 इंटू 10⁻28, और एरिया भी गिवन है बच्चा लोग 1 इंटू 10⁻6। ठीक है, पहले हम लोग 10 की पावर देख लेते हैं। देखो इधर -19 है, इधर -6 है, -19 -6 -25, -25 और 28, -25 और 28 कितना होता है भाई 3, 3 ऊपर जाएगा 10⁻³ हो जाएगा, बराबर है। उसके बाद नीचे आएगा 1.6 और 8.44, तो 16 एट्जा कर लेते हैं भाई, 16 एट्जा कितना होता है 144 नहीं होता है, और ऐसा कर लेते हैं 16 आठजा करोगे तो 48, 128 होता है, बराबर। तो 1/128 100 नीचे आएगा, मतलब 10⁻⁻5 आ जाएगा, तो 7.5 इंटू 10⁻⁻5 मेरे पास फाइनल आंसर है। तो दिस वुड बी योर फाइनल आंसर, 7.4 के अराउंड आएगा इंटू 10⁻⁵ मीटर पर सेकेंड, बराबर। सो ये आपकी जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो मिल जाती है आप लोगों को, राइट। सो क्वेश्चन में थोड़ा सा कैलकुलेशन था इस वाले में, फर्स्ट वाला क्वेश्चन पूरा यहाँ पे अप्लाई किया, फिर ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी निकाली, दिस वाज आल्सो अ सब पार्ट। तो एक तरीके से 5 नंबर क्वेश्चन कह सकते हैं हम लोग, आपको इसके 1 नंबर मिल जाएंगे, इसके 1 नंबर मिल जाएंगे, बच्चे 3 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएंगे, ठीक है। तो थर्ड क्वेश्चन मुझे लगता है आप लोग क्लियर है। फोर्थ क्वेश्चन काफ़ी जेनेरिक क्वेश्चन है और आप लोग को आना भी चाहिए, किसी का गलत नहीं होगा मुझे श्योरिटी है, हो सकता है कैलकुलेशन मिस्टेक हो मैक्स टू मैक्स। चलिए, रेजिस्टेंस ऑफ टंगस्टन फिलामेंट एट 150 डिग्री सेल्सियस इज 133 ओम। तो आपको इनिशियल रेजिस्टेंस जो दिया है 133 ओम दिया है, और इनिशियल टेम्परेचर जो दिया है वो 150 डिग्री सेल्सियस गिवन है, ठीक है। व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस एट 500 डिग्री सेल्सियस, तो 500 डिग्री मतलब फाइनल रेजिस्टेंस आपको निकालना है, फाइनल टेम्परेचर आपको डेफिनेटली गिवन है, ठीक है। तो आप पहले डेल्टा टी कैलकुलेट कर सकते हो, आप टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में लेके डेल्टा टी निकालो, या टेम्परेचर को केल्विन में लिख के डेल्टा टी निकालो, डेल्टा टी सेम रहता है। कोई मुझे बोले सर आपने ऐसे माइनस कर दिया डायरेक्ट, हमें तो पहले केल्विन में लेना होता है फिर माइनस करना होता है। आप केल्विन में लेके माइनस करोगे तो भी इतना आंसर आएगा, आप सेल्सियस में लेके करोगे तो भी इतना आंसर आएगा, हर बार ऐसे मत करना। सिर्फ डिफरेंस का जब केस हो तब डिफरेंस इन डिग्री सेल्सियस एंड डिफरेंस इन केल्विन इज ऑलवेज सेम, इफ यू डिडंट नो, इफ आपको पता था तो बहुत बढ़िया है। चलिए, अल्फा भी दिया हुआ है 0.0045, अल्फा एक्चुअली में क्या होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट, हमें फॉर्मूला पता है RF इज इक्वल टू RI इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। फाइनल रेजिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। इनिशियल रेजिस्टेंस हमें 133 दिया है, ठीक है, 1 प्लस अल्फा 0.0045 दिया है, और डेल्टा टी आपने 350 देख लिया, बराबर है, ठीक है, इतना आ जाता है। अब अपने यहाँ पे 350 को 45 से मल्टीप्लाई करना, मतलब 35 45 सा करना है, 5 5 ज़ा 25, 5 4 ज़ा 20, 2 3 5 ज़ा 5 1 3 1575। मैं एक बार चेक कर लेता हूँ, यस 1575 भी है, तो 1.575। सो ये हो गया आपका फाइनल रेजिस्टेंस, यहाँ से मिल जाएगा, देखो कितना मिलेगा 133 इंटू 2.575, जिसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका जो फाइनल आंसर हो जाता है दैट इज 342.75 ओम्स, ठीक है। सो ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है 342.75 ओम्स, बराबर है। तो ये आपका फोर्थ आंसर हो जाएगा। थोड़ा सा कैलकुलेशन है, बाकी और चीज़ें आप लोग डेफिनेटली कर सकते हैं। बेसिक फॉर्मूला हम लोग ने अप्लाई किया जो रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ रिलेशन बताता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं।
चलिए, अ नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट कनेक्टेड टू 220 वोल्ट सप्लाई। तो सबसे पहले हमारे पास है ना दो केस है यहाँ पे, फर्स्ट केस और सेकंड केस। फर्स्ट केस में ना आपको वोल्टेज 220 वोल्ट की गिवन है और आपको जो करंट दिया हुआ है वो 2.2 एम्पियर का दिया हुआ है। अब आपको पता है वोल्टेज इज इक्वल टू आई आर, तो आर का वैल्यू निकाल सकते हो ना आप वी बाई आई करके। तो 220 अपॉन 2.2, तो आर की वैल्यू बच्चा लोग आपके पास आ जाएगी यहाँ से, कितनी आ जाएगी, 100 ओम आ जाएगी। तो ये आपका इनिशियल रेजिस्टेंस हो गया जो आपको फर्स्ट केस में दिया है। अब जो नाइक्रोम वायर है उसको आप लोग को सेटल डाउन आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स टू द स्टेडी वैल्यू ऑफ 2 एम्पियर। थोड़े टाइम बाद जो नाइक्रोम वायर है वो अपने अंदर से 2 एम्पियर का करंट पास होने दे रही है। ठीक है, 2 एम्पियर का करंट पास होने दे रही है, तो V अपॉन आई करेंगे बराबर, तो रेजिस्टेंस यहाँ से भी मिल जाएगा, फाइनल वाला कितना मिलेगा, 110 एम्पियर ओ ओ ओ ओम। ठीक है, तो फाइनल रेजिस्टेंस आपके पास 110 ओम है, इनिशियल रेजिस्टेंस आपके पास 100 ओम्स है। हमें कहा गया है फाइंड द स्टेडी टेम्परेचर ऑफ द हीटिंग एलिमेंट। ठीक है, सो हमने, हमारे पास एक नाइक्रोम हीटिंग एलिमेंट है। नाइक्रोम को क्यों यूज किया जाता है, बिकॉज इट्स एन अलॉय। उसको बहुत ज़्यादा हीट करोगे ना तो अपना रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं कर देगा, मतलब अच्छा खासा हीट झेल सकता है वो, इसलिए हम नाइक्रोम वायर को यूज़ करते हैं। ये भी सोचना ज़रूरी है कि नाइक्रोम ही क्यों लिखा है, कुछ और भी तो लिख सकते थे, बराबर। ठीक है, सो हमें फाइनल टेम्परेचर फाइंड करना है। हमें इनिशियल टेम्परेचर दिया है 30 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर कितना होगा वो कैलकुलेट करना है। अगेन फॉर्मूला सेम है, आर एफ इज इक्वल टू आर आई इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। फाइनल रेजिस्टेंस की जगह पे आप 110 लिख लीजिए, इनिशियल की जगह 100 लिख लीजिए। अल्फा आपको क्वेश्चन में अगेन गिवन है 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴। डेल्टा टी अपने कैलकुलेट कर लेंगे, तो 100 को नीचे भेजो तो 1.1 आ जाएगा बच्चा लोग, इधर आएगा 1 प्लस 1.7 इंटू 10⁻⁻⁴ और डेल्टा टी। ठीक है, 1 को भी इधर भेज देता हूं तो 0.1। ठीक है, इसको और नीचे भेज दो 10⁻, ये देखो ये भी एक डिजिट के बाद पॉइंट है, ये भी एक डिजिट के पॉइंट है, काट देते हैं पॉइंट्स को। और 10⁻⁻⁴ को ऊपर भेज देता हूँ, 10,000 लिख देता हूँ। ठीक है, डेल्टा टी तो 500 से तो ज़्यादा ही आना चाहिए, क्योंकि अगर 20 होता तो 500 आता। ठीक है, तो 17 की टेबल में 5 ज़ा 85, फिर 150 बन जाएगा, 150 मतलब 8 ज़ा। ठीक है, तो डेल्टा टी अराउंड अराउंड आपके पास, आई हैव द फाइनल आंसर विथ मी टू मेक श्योर कि हमारी कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो। फाइनल आंसर आपका 588.23 आ जाता है। मैंने आपको बताया डेल्टा टी जो है वो केल्विन से भी सेम आता है और सेल्सियस से भी सेम आता है, बराबर। तो अगर मैं इधर फाइनल इनिशियल दोनों सेल्सियस में लिखूं तो चलता है। अब इनिशियल टेम्परेचर देखो कितना है, 30 डिग्री है, तो आप इसमें 30 डिग्री प्लस कर देंगे, बराबर बात है। 30 डिग्री है ना, हाँ भाई 30 डिग्री है, तो इनिशियल टेम्परेचर आप यहाँ पे 30 लिख दो और इधर आ जाएगा 588.23। तो आपके पास फाइनल आंसर मिल जाएगा 588.23 में आपको 30 डिग्री प्लस करना है। तो फाइनल आंसर आप लोग का 30 प्लस करेंगे ना, तो 20 प्लस करेंगे तो 668.23 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सो आई गेस आप लोग को ये वाला चीज़ क्लियर होगा। यहाँ पे हमें दो अलग अलग केस दिए थे, हम लोगों ने दो अलग अलग केस से रेजिस्टेंस फाइंड किए, टेम्परेचर एक दिया था, दूसरा फाइंड करना था, दैट वाज प्रीटी सिंपल। तो यहाँ पे हम लोग ने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, रिलैक्सेशन टाइम से क्या पूछ सकते हैं, फ्री पाथ से क्या पूछ सकते हैं, और साथ ही साथ रेजिस्टेंस से लेके रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ जो इफेक्ट होता है उसको लेके क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, वो हम लोग ने यहाँ पे डिस्कस किए। आई होप सो आपको इस लेक्चर में सब कुछ समझ आया होगा और आप चाहते होंगे कि हम लोग ऐसी और टॉपिक वाइज वीडियोस आपके लिए बनाते रहें। सो आप हमें प्लीज़ सपोर्ट कीजिए सब्सक्राइब करके। आपका सब्सक्रिप्शन हमें बहुत मैटर करता है, बिकॉज आप हमें सब्सक्राइब करेंगे, हम और मोटिवेट होंगे, हम आपके लिए ऐसे और टॉपिक वाइज वीडियोस
हर चैप्टर के लिए बना के लाएंगे, ताकि आपके फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स बहुत इजीली सॉल्व हो पाए और बहुत इफेक्टिवली सॉल्व हो पाए। माई सेल्फ वीरेन वाधवा साइनिंग ऑफ। पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।